मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से स्टूडियो में उपस्थित। आप सब जानते हैं कि मैं तब रेडियो बूज के स्टूडियो में आता हूँ जब हमारे यहाँ कोई खास मेहमान शिरकत करने के लिए आते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज के जो मेहमान हमारे बीच में हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी ही तरह का अलग से एक एनजीओ भी चला रही हैं और अलग से उसमें अलग तरह का काम भी कर रही हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से लोग बहुत सा काम करते हैं, लेकिन शायद ही हमारे श्रोताओं ने सुना होगा कि इस वुमेन एम्पावरमेंट की दौड़ में कोई फीमेल मेल्स के लिए भी उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो में। हम आपका एक तरफ तो खैर मकदम करते हैं, दूसरी तरफ मैंने मिस्टर प्रवीण को भी रिक्वेस्ट करी कि वो मेरा साथ दें, आपकी गतिविधियों को हम शब्दों में पिरो के ऑडियंस के सामने रख सकें, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ये अमेजिंग और अनयूजुअल वर्क है जिसकी समाज में ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज बहुत कम लोग करते हैं। तो पुनः आपका स्वागत करते हुए वीना गुप्ता जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़े शब्दों में आप अपनी इंट्रोडक्शन पहले मेरे ऑडियंस को दीजिए, उसके बाद हम फिर विस्तार में आपसे बात करें। जी नमस्कार एवरीवन एंड थैंक यू मुकेश जी एंड प्रवीण जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रेडियो बूज का कि उन्होंने इस टॉपिक के लिए मुझे चुना और यहाँ बुलाया। मेरा नाम जैसे कि सर ने बोला वीना गुप्ता है और गूगल ने मुझे एक खिताब दिया है मिस गूगल आइकन 2022, और जिसका Would you please repeat? गूगल आइकन सर्च फॉर चेंज 2022 ऑन वुमेन्स डे। और फाउंडली मेरे को जो नाम दिया है मीडिया ने वो इंडिया फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड के नाम से लोग जानते हैं। तो जब भी आप गूगल में वीना गुप्ता को ढूंढेंगे यू जस्ट हैव टू टाइप इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, तो आपको मेरा नाम मिलेगा। उसके ही साथ साथ आपको मेरी पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में ये सोच लिया था और समझ लिया था कि कुछ ऐसा करना है जो कि यूनिक हो, थोड़ा हटके हो और कुछ यूजफुल हो सोसाइटी के लिए और जेन्युइन भी हो। yes. तो मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ और होटल मैनेजमेंट की डिप्लोमा होल्डर हूँ। होटल इंडस्ट्री में मैंने 8 साल काम किया और उस काम करने के बाद मुझे लगा कुछ ये मज़ा नहीं आ रहा इस काम में, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। बचपन से मैं एक पुलिस कॉप बनना चाहती थी और अपने मेंटोर किरण बेदी जी को मैं फॉलो करती थी। क्या बात। लेकिन घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ज़्यादा आगे मैं उस क्षेत्र में बढ़ नहीं पाई। तो फाइनली फिर इस क्षेत्र में मुझे 2000 में एक ऐसा मौका मिला जिसको मैं बोलती हूँ कि मैंने ग्रैब कर लिया। एक मल्टीनेशनल कंपनी आई थी जो कि किसी को ढूंढ रही थी जो उनके लिए बिजनेस डेवलपमेंट करे इंडिया में। तो मुझे बकाया इंटरव्यू के लिए जब पूछा गया कुछ क्वेश्चन, तो उन्होंने मुझे 5-6 क्वेश्चन दिए कि क्या आप महिला हैं और हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा सिक्योरिटी का काम होता है जहाँ पे पुरुषों को सपोर्ट करना है और सुरक्षित करना है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं बॉडीगार्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैस्कुलिन गाय काले कपड़े पहन के और अच्छी बॉडी बिल्ड होती है, तो हमने यही पहचाना है बॉडीगार्ड इसको बोलते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल पैटर्न पे डिफरेंट तरह से होता है। कॉर्पोरेट की अलग से एक यूएसपी होती है। तो मुझसे पूछा गया कि आप फीमेल हो क्या ये काम कर पाओगे। मुझे लगा कि शायद मेरा सपना पूरा हो गया और जो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए डिफरेंट, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन उसमें कुछ उनकी शर्तें थी कि आपको रिग्रेस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही सख्त ट्रेनिंग थी, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग थी और 6-6 घंटे की ट्रेनिंग होती थी बीइंग ए फीमेल फील्ड में। और जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, तो 2 महीने मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की और अपने आप को बहुत ही कहते हैं तपाया और हर तरह की मार्शल आर्ट की। और उस समय ये लगता था कि पता नहीं शायद मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई थिंक मैंने 6 महीने के हार्डवर्क के बाद
इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया और 2004 से मैंने अपना सेटअप शुरू किया जहाँ पे हम मेल को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसका मुझे ये मतलब काफी टाइम लगा, मुझे 5 साल लगे लोगों को ये समझाने में कि मैं एक फीमेल हूँ लेकिन मैं मेल को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। क्योंकि जितनी भी मेरी असाइनमेंट्स होती थी, बाहर से जितने भी विदेश से लोग आते थे वो रात को आते थे, तो सोसाइटी का काफी बड़ा स्टिग्मा था कि उनको लगता था कि रात को एक लड़की, मतलब मैं 2004 की बात कर रही हूँ, कि रात को एक लड़की आ रही है पुरुषों के साथ तो कुछ गलत करके ही आ रही होगी। क्योंकि ये हमारी विडम्बना है कि स्टीरियोटाइप हमेशा जब महिला कुछ और काम करती है तो लगता है कि रात के अंधेरे में कुछ और हो रहा है। बट देन आई थिंक आई हैव नॉट गिवन अप, और 5 साल मुझे लगे लोगों को समझाने में कि यस आई कैन डू इट, एनी वुमेन कैन डू एनी ऑड काइंड ऑफ जॉब। फिर मीडिया ने मुझे पहचानना शुरू किया, मेरे क्लाइंटों ने वापस आना शुरू किया और उनको समझ में आ गया कि शी इज द वन हु कैन प्रोटेक्ट अस। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई जो कि शायद पुरुष लोग नहीं कर पाते। उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मान लीजिए आप 2 पुरुष हैं और आपके साथ एक ब्लैक कपड़े में बॉडीगार्ड चल रहा है, और अगर आपको कोई अटैक होता है तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये जो ब्लैक कपड़े में आपके साथ चल रहा है वो आपका बॉडीगार्ड है, तो वो सबसे पहले बॉडीगार्ड को शूट करेंगे और उसके बाद आपका नंबर। बीइंग ए फीमेल मुझे ये एडवांटेज था कि मैं साड़ी पहन के उनके साथ चलती थी, नोबडी कुड गेस कि मैं उनकी प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ, और लेकिन मेरी आंख जो है सामने इंट्रूडर्स पे और अटैकर्स पे रहती थी। तो ये काफी ब्लेंड हुआ, क्राउड के अंदर मैं चल पाई और लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बॉडीगार्ड है लेकिन साड़ी पहन के हमें प्रोटेक्ट कर रही है, नॉट नेसेसरी कि आपकी बॉडी। मैं एक सवाल पूछूंगा, साड़ी से ध्यान आया, यू कुड डू दैट जॉब लाइक फ्रीली wearing sari also. See what I'm trying to say कि it's not the body game, ये दिमाग की गेम है। क्योंकि आपको खतरा भापना आना चाहिए, खतरा है तो उससे निकलना आना चाहिए, कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। I mean, you are comfortable in moving around. That's what I'm saying ना कि हम अगर ब्लेंड हो गए क्राउड में तो पहली बात तो लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। तो मुझे खतरे से बचना है, अपने ऑफिसर्स अपने मेरे जो क्लाइंट है उनको बचाने के लिए मुझे खतरों से बचना है। तो और डेफिनेटली जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, जैसे चाची 420 आई थिंक पिक्चर आई थी, तो वो साड़ी को यहाँ पे टक इन करके भागती थी, लड़ी हुई थी। तो इट्स अ वेरी, अगर आप साउथ में जाए तो सारी लेडीज साड़ी ही पहनती हैं और मार्शल आर्ट करती हैं। तो क्लोथिंग इट्स नॉट द इशू, इट्स लाइक आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए लड़ने के लिए। तो वो ताकत आई थिंक आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आती है। इट्स सेंस ऑफ रिएक्शन कि आपको करना क्या है। तो वैसे भी प्रवीण जी मैं एक बात कहा करता हूँ, आफ्टर हियरिंग आई थिंक अगेन दैट डिक्टम इज एब्सोल्युटली फिट इन हियर कि जीवन की जो उड़ान है वो परों से नहीं हौसलों से हुआ। This is what it speaks. That's why I'm saying it gets fit in very appropriate. Yes, please continue. So बस वहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट थे जो 6 फीट के होते थे और मेरी हाइट जैसे कि आप देखते हैं 5 फुट 2 इंच है, तो दे यूज्ड टू लुक एट मी लाइक दिस, ये हमारा बॉडीगार्ड है, ये बॉडी है। देन आई कुड एक्सप्लेन देम कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स उन्होंने मेरा वर्किंग देखी, मेरा कॉन्सेप्ट देखा, तो उनको समझ में आ गया कि या शी कैन सेव अस। एंड काफ़ी सारे ऐसे इंस्टांस हुए जहाँ पे उनको लगने लगा कि येस वी वांट बीना ओनली। फिर आई यूज्ड टू फील गुड कि जब भी क्लाइंट वापस आते थे वो बोलते थे हमें वही लेडी चाहिए who can be with us। तो हमारी असाइनमेंट्स में उसको डिटेल मैनेजर बोलते हैं, तो मैं उनके साथ हमेशा डिटेल में रहती थी। और साथ में ऑफकोर्स टीम भी रहती थी, मेल भी रहते थे, आर्म्ड गार्ड भी रहते थे। तो वो सारी चीज़ें करते हुए फिर आई थिंक जब आप लोगों ने मूवी सुनी होगी बॉडीगार्ड, सलमान खान की मूवी आई थी, दैट टाइम लाइक somebody like caught me, एंड तब उन्होंने वो कंपैरिजन कर रहे थे क्योंकि वो बॉडीगार्ड पिक्चर बहुत हिट हुई थी और लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आया था कि बॉडीगार्ड क्या होता है। तो then they started like when they found that there's a female also who is doing the bodyguarding job but she is not male। तो फिर पहला मेरा आर्टिकल आया था सोसाइटी मैगजीन में, और उस मैगजीन में उन्होंने मेरे बारे में लिखा, और वहाँ से फिर वो एक मीडिया, दूसरा मीडिया, तीसरा मीडिया। तो आज अगर आप गूगल करके जस्ट लिखेंगे मेरा नाम तो वो टॉप सर्च पे आएगा। तो ये जर्नी है, काफ़ी हर्डल आए, मेरे खुद के दोस्तों ने, परिवार ने,
मेरी फैमिली ने मुझे चैलेंज दिया और उन्होंने मुझे बोला कि या तो तुम ये काम कर लो या फिर ये काम कर लो, नहीं तो घर छोड़ के चले जाओ। तो आई चोज टू छोड़ो माई घर। आई सेड मैं घर छोड़ दूंगी, मैं परिवार छोड़ दूंगी, बट मैं कमिटेड हूँ अगर अपनी असाइनमेंट के लिए, तो शायद मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगी, बिकॉज अंदर से मुझे यही कुछ करना था और ये मतलब मुझे एक ताकत देता था। जैसे आपने देखा होगा ना बचपन में, लाइक आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द पावर, इन द सेंस कि जब बचपन में लोग रामलीला खेलते थे या एक्ट करते थे तो मैं राम ना सीता ना बन के रावण का रोल करती थी, बिकॉज मुझे लगा कि दैट वॉज द पावर ही यूज टू हैव एज अ गॉड या एज अ डेविल, और वो पावर हम सब में है लेकिन हम उसको सही एनर्जी में यूज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। तो मैंने उनको राइट एनर्जी में यूज करना शुरू किया और बचपन से ही मैं कुछ उद्यमी थी, थोड़ा उल्टे सीधे काम मतलब बचपन में जैसे मेरी मोहल्ले की लड़कियां होती थी। तो लड़के बहुत पीटे, मतलब नहीं पीटे नहीं, मतलब वो मेरे पास आती थी कि मुझे इसने छेड़ा या मुझे इसने कुछ किया, तो इट यूज टू बी द बॉडी लैंग्वेज। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, मतलब मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, बट आई थिंक ऐसा चांस ही नहीं लगा कि मैं किसी को शूट करूँ, किसी को मारूँ। मेरी आई थिंक बॉडी लैंग्वेज और आंखों का शायद एक इशारा और एक पर्सोना ही काफी है कि लोग थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं मुझसे। Thank God, Praveen, feel safe now. Yeah. After once, otherwise I was about to go there. Yeah. Now, ma'am, appreciating and saluting to your courage and all that. First, I would like to mention कि वो कहते हैं कि जब चला था तो तन्हा था और देखते देखते कारवां मेरे साथ हो गया। तो आपकी जर्नी में एग्जैक्टली यही बात हुई कि शुरू में आपका विरोध किया गया, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपका लक्ष्य आपकी नजर के सामने था तो आपने मील के पत्थरों को गिनने के बजाय आप लक्ष्य पे टिकी रही और आज उस स्थिति में पहुंच गई हैं जिस पर आप हैं। आप के आने से मैं अपने स्टूडियो को रियली एनरिच्ड महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार कोई फेमिनिन आकर ये कह रही है कि वो पुरुषों के राइट्स को लीगली प्रोटेक्ट कर सकती हैं और करती हैं, और इस तरह के कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपको लगता है कि पुरुष आपको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें बचाओ, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो, प्लीज एक्सप्लेन दोज एरियाज। देखिए, जैसे कि मैंने हमेशा इक्वलिटी पे बिलीव किया है, क्योंकि मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि ह्यूमैनिटी पे बिलीव करो, ना लड़का ना लड़की, ना मेल एंड फीमेल, वी आर ऑल ह्यूमन, वी वर बॉर्न इक्वल। इट्स जस्ट कि सोसाइटी ने मुझे लड़का लड़की बनाया और आपको लड़का बनाया, एज एन लाइक विचारों से। लड़के को माँ ने या सोसाइटी ने सिखाया कि तुम्हें गुलाबी नहीं पहनना और आपको गुड़िया से नहीं खेलना, आपको कार से खेलना है। उसको क्या पता था, क्योंकि 90% ब्रेन जो है बच्चे का जब पैदा होता है तो वो अपने साथ लेके आता है। तो हम सोसाइटी ने उसके दिमाग में ये घुस के डाल दिया कि आप एक लड़का हो और आप एक लड़की हो। हमने डिवाइड कर दिया, उनके कपड़े भी, उनकी चाहत भी, उनकी इच्छाएं भी, उनके कलर्स भी, वी हैव डिवाइडेड। बच्चा तो नॉर्मल ही पैदा हुआ था 90% ब्रेन लेके। तो ये जब इक्वलिटी हुई तो उसमें काफी सारी चीजें पावर गेम हो गई, क्योंकि मेल को ये समझाया गया कि आप एक ताकत का और एक सोसाइटी का स्टिग्मा हो। व्हेन आई स्पीक टू दिस बॉयज, मुझे लगता है बहुत इनोसेंट है, क्योंकि बचपन में जैसे मैं किताब लिख रही हूँ कि बिट्टू का ब्रिजेश बना, बचपन में उनको इतना ज्यादा बोझा दे दिया। 5 साल के बच्चे को बहन के साथ भेजते हैं सिक्योरिटी के लिए कि तू जा बहन के साथ जा, तो वो सिक्योरिटी नहीं होती, उसको साथ मतलब उसकी सेफ्टी के लिए या फिर देखने के लिए लड़की कहीं कॉलेज से भाग के तो नहीं जा रही है। 5 साल का बच्चा बड़ी बहन की क्या सुरक्षा करेगा। तो 5 साल की उम्र से हमने माँ अपने लड़के को ये कहना शुरू किया, तुम घर की लाज हो, तुम घर के परिवार हो, तुम घर के करता धरता हो। फिर उसकी शादी हो गई, जब बड़ा हुआ तो भी ये बोला कि यू आर द एवरीथिंग, आप घर का चिराग हो। फिर जब शादी हो गई तो उसको ये समझाना शुरू किया कि अच्छी नौकरी करो, इंजीनियर बनो, तब अगर अच्छी तनख्वाह होगी तो अच्छी लड़की मिलेगी। अच्छी लड़की की जब शादी हुई तो ये बताया गया कि भी लड़की आएगी तो उसका ध्यान, विचार, सब कुछ आपने रखना है। फिर अगर हम 7 फेरों की बात करें, 7 रिचुअल्स की बात करें, तो 7 फेरों में भी पंडित ने ये बोला कि तुम्हें पत्नी का ध्यान रखना है, तुम्हें उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना है, उसके कपड़ों का, उसका सब चीजों का ध्यान रखना है। सिर्फ 2 फेरे उल्टे थे, जिसमें पति ने बोला कि आप मेरे सिवा किसी और लड़की को नहीं देखोगे तो वो बहन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने सारा कुछ सोसाइटी ने लड़कों के ऊपर डाला।
तो ये मुझे समझ में आया कि सी आई एम वेरी कंपैशनेट अबाउट दी क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ऐसा नहीं है क्राइम वुमेन के अगेंस्ट नहीं होता, क्राइम होता है, लेकिन क्राइम वहाँ कानून नहीं पहुंचता जहाँ पे जरूरत है। एक गरीब लड़की जिसको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, क्या वो इस काबिल है कि वो कोर्ट में जाके खड़ी हो, लॉयर की फीस दे और अपने हक के लिए लड़े? तो ये लॉ वहीं पे पहुंचता है जहाँ पे पावर है, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे पैसे खर्च हो सकते हैं लॉ को इस्तेमाल करने के लिए, फेवर और नॉट इन फेवर। तो उस केस में मैंने ये पाया कि इसका एक्सटॉर्शन धीरे धीरे हमारे, क्योंकि एनजीओ है, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग पीपल, बिकॉज मेरी जो प्रोफाइल है प्रोटेक्टिंग मेन है, तो जब मैं मेल पुरुषों के साथ में बहुत रहती हूँ, उनकी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, तो तो जब मैं उनसे बात करती हूँ या केसेस को देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे समझ में आया कि आई एम इक्वली कंपैशनेट अबाउट द मेल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि देखिए, इट्स नॉट अबाउट मेल, एक आदमी की बहन भी है, माँ भी है, उसके रिश्तेदार भी हैं, नाना नानी चाचा चाची साहब हैं। तो जब केस होता है, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस में 498 के जब मैंने केसेस देखे, जहाँ पे किसी दोस्त ने मुझे ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा तुम पुलिस के साथ ज़्यादा अच्छा काम करती हो, क्या मेरी मदद कर सकती हो, क्या ये बता सकती हो? तो मैंने जब इसके ऊपर स्टडी किया, इट टुक मी मैनी ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत ही लूप होल्स हैं। और मैंने ये पाया कि जो लड़के की, इट्स नॉट अबाउट मेल, इट्स अबाउट द इक्वल एंड द बायस लॉ एंड अनफेयर डीलिंग विद दी मेल। पहले अगर आप देखो, ये जो 498 का जो एक्ट था, नॉन बेलेबल था, नॉन कंपाउंडेबल था, एंड अब क्या है, अब फिर भी बेलेबल हो गया है। पहले अगर आपने सुना होगा, जैसे 498 का केस हुआ, सीधा अंदर उसको उठा के ले जाते थे, और पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि लॉ ऐसे बने हैं। धीरे धीरे इसका मिसयूज होने शुरू होने लगा, और मैंने जब इसमें स्टडी की, मैंने डेटा पढ़ा, तो आप सरप्राइज होंगे कि उस डेटा में मैंने ये पाया कि हमारे कितने इनोसेंट रिलेटिव, नंदोई, लाइक ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो जेल में थे, किसी ने कमिट सुसाइड किया, दादा दादी, पिता, माँ, जितने भी लोग थे सबके ऊपर केस होते थे, तो सब लोग बिहाइंड द बार जाते थे और सबके ऊपर ये टॉर्चर हुआ। तो उसमें फीमेल भी तो आ गई। तो अगर हमारा मेल है सिचुएशन में, तो उसकी साथ जो जुड़ी हुई हैं वो दोस्त भी हो सकती हैं, उसकी बहन भी हो सकती है। तो इट्स लाइक फीमेल इशू, इट्स आवर इशू, इट्स अ सोसाइटी इशू। और देखिए कितना पैसा खर्च होता है। तो जब हमने कैलकुलेट किया और इसके ऊपर हमने स्टडी की, तो हमने ये पाया कि एक आदमी को आज के डेट में डाइवोर्स लेने के लिए कम से कम मिनिमम अगर सैलरी की बात करें, 25 लाख रुपए की एलिमनी देनी पड़ती है, विदाउट इवन एनी एनीथिंग लाइक डॉरी आई, लव मैरिज थी। इवन ऐसे केसेस भी देखे जब हम पुलिस के साथ काउंसलिंग करते थे, लड़का लड़की की लव मैरिज हुई है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, एक चबन्नी भी एक्सचेंज नहीं हुई है, फिर भी जब लेटर आया डिवोर्स का, स्टेटमेंट आई, तो उस लिस्ट में 1 करोड़ रुपए की डिमांड थी। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया लड़की के पिता से कि भाई आपने अपनी लड़की, उसमें कीमत लगा रखी थी 50 लाख रुपीस फॉर दी ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर। ऐसे बट कहाँ से टॉर्चर किया सास ससुर ने, क्योंकि शादी तो आपकी लिखा हुआ है कि लव मैरिज हुई है, कोई कार्ड नहीं छपा। तो मैंने ऐसे से किस्से देखे जहाँ पे 300 रुपए के लड्डू, 200 रुपए के सगन, मतलब ऑल स्टूपिड थिंग। तो 50 लाख रुपए उस खर्चे का बनाया, 50 लाख रुपए टॉर्चर फॉर दैट मैरिड लाइफ ऑफ द पेरेंट्स डॉटर। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सॉरी सर, अपने बेटे की कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए लगाई है। तो वो थोड़ा सा झेप गए। तो ये समझ में आया कि इस बिकम एक्सटॉर्शन। उसका रीजन है कि शादी के बाद हम सोसाइटी में लड़की को वापस लेना नहीं चाहते। शादी एक बोझ है लड़की वालों के लिए। तो वो लड़की की जब शादी करते हैं, तो वो जब वापस आती है किसी भी प्रॉब्लम से, तो पेरेंट्स बोलते हैं भाई हमारे घर पे ना आओ तो कुछ लेके आओ, नहीं तो जो करना है करो। तो दैट इज अ रीजन आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेल इज वेरी हेल्पलेस। तो 498 ऐसा है जिसके लिए मैंने टेड टॉक भी की थी कि इट्स बिकम एन एक्सटॉर्शन। एक ऐसा टूल है जिसके लिए हम बहुत ही आपको शायद मालूम नहीं होगा कि बाहर की कंट्रीज में जितने भी एनआरआई हैं, उनको एक गाइडेंस दे रखी है कि आपको इतना पैसा, अगर उनके ऊपर डाउरी का केस चल रहा है, तो यू हैव टू हैव दिस एग्रीमेंट इन प्लेस, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है। मोस्टली एनआरआई जितनी भी कनाडा, यूएस या ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनको इतना 50 लाख रुपए, मतलब उनको पता है कि यहाँ पे खर्चा होगा। तो ये जब मुझे पता चला, तो बहुत सारे केसेस मैंने देखे। तो फिर मैंने उनको काउंसलिंग देनी शुरू की, पुलिस के साथ और वैसे इंडिविजुअल। आज भी लेकिन जब मेरे पास कॉल आती है, वो इंडिविजुअल लोगों की कॉल आती है, बिहाइंड द कर्टन आती है। मैंने काफी बार उनको बोला कि आप सामने आइए पैनल डिस्कशन पे, लेट्स डिस्कस।
अनफॉर्चुनेटली मेल को, जैसे मैंने बोला, सोसाइटी का सोशल इतना स्टिग्मा बना दिया कि लड़का अगर बोलेगा भी अपने दोस्त को कि भाई मेरे साथ कुछ, आप दो लोग बैठे हैं, मान लीजिए आपने इनको बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ गलत, सो बाय डिफॉल्ट ये आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ये तो आप ऐसे ही होंगे। तो हमने सोसाइटी ने ऐसा कुछ बना रखा है कि आदमी इसलिए किसी को बोलता नहीं है और वो चुप हो जाता है और अत्याचार सहता है। तो इसमें मैंने काफ़ी काम किया और मैं वैसे तो, और इसी चक्कर में मैंने फिर लॉ भी कंप्लीट किया कि एटलीस्ट आई कैन हेल्प देम। और मेरा आइडिया, रीना जी थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करें हमारी ऑडियंस को भी कि इस प्रोसीजर को आप कैसे फॉलो करते हैं। रीजन इज दिस दैट आई वांट दैट दोज हु आर सफरर एंड लिसनिंग अस, let them also understand and come to know that if they want to approach you, what is the procedure which is being followed by you with such people who are genuinely suffering. See, first of all मैं ये बोलना चाहूँगी कि no need to be worried because law काफ़ी change हो गया है। Yes. Even the authority and the police, everybody is aware कि law has been in misuse. Yeah. तो आपको, see, if you are genuine, if you are not guilty, और तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर लड़की पुलिस स्टेशन में जाएगी तो एक एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी तो मीडिएशन, मतलब बेसिकली आपकी पुलिस काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, आपकी 4 या 5 सिटिंग होंगी, दोनों कपल्स को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा एंड जो काउंसलिंग टीम होती है वो आपसे ये पूछेगी कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उसमें दोनों एक मीडिएशन चलता रहता है। उसके बाद वो आपको ये चांस देते हैं डिस्कशन करने का कि भाई आप क्या राजी हैं, क्या आपकी ग्रीवेंसेस है, क्या आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं। और उस 4 सिटिंग या 5 सिटिंग में भी अगर आप डिसाइड करते हैं कि वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर एनी मोर, तो फिर आपका जो केस है वो कोर्ट में चला जाएगा। फिर आपको कोर्ट से समन आएगा, कोर्ट से समन आने के बाद इट्स द नॉर्मल प्रोसेस कि आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। नॉर्मली लोग जो है वो इस बात से डरते हैं कि हमें एलिमनी देनी पड़ेगी, या फिर अगर 490 का केस हो गया तो वो डर जाते हैं कि हमारी नौकरी खतरे में है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जेन्युइन है, डेफिनेटली आपको पुलिस में बुलाया जाएगा। और जो केसेस होते हैं वो माउथ के ऊपर भी होते हैं। नॉर्मली जो लड़की है 498 का, वो नॉट लड़की, सी देखिए जो लॉयर्स हैं, जो भी लीगल प्रोसीजर है, वो एक आपको प्री डिफाइंड है, एक आपको लेटर बना के देते हैं। अगर आप 498 का लेटर देखें या लॉ देखें तो ये 7 फेरे हैं शादी के। जिस तरह से 7 फेरे लिखे हुए हैं तो उसी तरह से 498 ABCDEFG ऐसे बने हुए हैं, धाराएं बनी हुई हैं। तो ये पूरा उल्टा फेरा है शादी का, उसी के प्रोविजंस लिखे हैं। तो जो लॉ है वो तो आपको लेटर वही बना के देगा टेक्निकल, कि माँ ने मुझको तंग किया, मेरी ज्वेलरी रख ली, स्त्री धन रख लिया, मेरे दहेज के पैसे रख लिए, मेरा इतने पैसे बने। वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, उसको फेस कीजिए, एविडेंस को इकट्ठा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, ट्राई टू हैव फ्यू CCTV कैमरास, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आपकी लड़ाई कुछ हो रही है तो आप लड़ाई को रिकॉर्डिंग कीजिए। पुलिस को अगर लड़की बुलाती है तो पुलिस भी जो है वो देखती है कि लड़की क्या बोल रही है, लड़का क्या बोल रही है। दे बिकम वेरी हम्बल बिकॉज दे नो कि हर छोटी चीज के लिए लड़की फोन करेगी। और पुलिस वाले भी तंग आ जाते हैं। बल्कि एक तो ऐसा भी आर्टिकल आया था बीच में कि अगर सास ने बोला कि आप पोछा मार दो या घर के बर्तन धो दो, वो भी ऑफेंस है, उसमें भी डॉटर इन लॉ पुलिस को बुला सकती है। तो लॉ ऐसे बने हुए हैं। तो इसलिए पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। जैसे कई लोग एग्रेसिव होते हैं, थप्पड़ मार दिया, कंट्रोल, सो नॉट टू बी वेरी फिजिकल। और आप अगर इनोसेंट हैं और आपकी जनरली नहीं बन रही, तो मैं सभी को बोलती हूँ कपल्स को, सॉर्ट इट आउट अमंग्स योरसेल्फ। आप उसको डिस्कस करो, बोलो कि ठीक है म्यूचुअल कंसर्न पे अगर हम इसको केस में लड़ेंगे तो जो पैसे आप लॉ एजेंसी को देंगे, क्योंकि देखिए केस तो कोर्ट में चलेगा, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो सिस्टम है थोड़ा सा ऐसा ही है कि केस लंबे चलते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जजेस वी हैव इट इन इंडिया। तो आपको वो केस जो है लंबा चलेगा। तो आप आपस में अगर क्लोजली डिस्कस करें डिस्प्यूट को, कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इनटू द कोर्ट फॉर 9 और 12 years, आप उसको क्रॉस द टेबल बैठ के अगर सेटल करना चाहते हैं तो कितने पैसों में आप सेटल करेंगे, दैट इज वन। मेंटेनेंस ऑफ कोर्स लड़के को देनी पड़ती है, ये हमारा कोर्ट का प्रावधान है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले तो डरे नहीं, एविडेंस इकट्ठे कीजिए। पुलिस जब आपको बुलाएगी तो आप अपनी बात रख सकते हैं कि भाई पुलिस इज आल्सो कोऑपरेटिव नाउडेज। या पुलिस इज वेरी कोऑपरेटिव। जो इमेज है पुलिस की, दैट इज डिफरेंट। देखिए पुलिस अपना काम करेगी, वो पूछेगी। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर मैं इमोशनल फ्रंट पे अत्याचार बोलूं, जो मुझे सबसे बहुत ही दुख वाला लगा
किसी भी सेपरेशन में, मैं हर किसी लड़की को भी बोलती हूँ, किसी भी सेपरेशन में व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अ चाइल्ड। जैसे ही पार्टीशन होता है माँ बाप का, तो सबसे पहले कस्टडी लड़की जो है बच्चे को लेके चली जाती है, तो जो फादर है वो डिप्राइव हो जाता है अपने खुद के बच्चे से मिलने के लिए, उसको उससे मिलने का राइट नहीं मिलता, उसको कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरली लड़की को बच्चे की लीगल कस्टडी मिलती है अगर बच्चा माइनर हो, 5 साल से छोटा हो। तो ऐसे में मैं ये चाहूंगी कि हर लेडीज को भी बोलना चाहूंगी कि ये कहाँ पे लिखा है कि बच्चा आप ही को पालना है। वाई वी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू बिकम सुपर मॉम, कि हमें ही सब कुछ करना है, जगलिंग लाइक जॉब भी करनी है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी डील करने हैं और बच्चे को भी संभालना है। वीना जी, sorry for cutting you short. I would like to know at what stage your NGO intervenes, when they have already served the notice to each other, or when this bickering starts, or at what stage you have been handling the couple, those who are ready to go for separation? See, normally when the case is in the police, then of course it's not in our hand, because then if we as an NGO working with the police to support them for the counseling, for the mediation, then we've been called by the police, we are there part of their counseling. Yes. Otherwise पुलिस की अपनी एक टीम है, उनके अपने काउंसलर्स होते हैं, we have no interference, but still जिनको भी पता चलता है थ्रू गूगल, थ्रू रेफरेंस, नाउ लोगों को पता है, थैंक्स टू यू पीपल, आप जैसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोगों को ये अवेयरनेस करवाते हैं, और काफी जगह मेरा नाम लोगों को एनजीओ, बिकॉज सबको एक माइंड में होता है कि एनजीओ विल हेल्प यू, तो उस एनजीओ के अंतर्गत काफी कॉल्स आ जाती हैं, प्रिमिनरी भी आती हैं जब लड़की पे अत्याचार होता है, सेम टाइम पे जब लड़के को लगता है कि नॉर्मली देखिए लड़का तब फोन करता है, बहुत रेयरली केस पे लड़का फोन करता है जब उसके पास नोटिस आ जाता है, या फिर लड़के का कोई भाई या दोस्त जो हमें जानता है वो हमें पूछता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, व्हाट शुड वी डू बिफोर फाइलिंग द केस। तो जब घर में ट्रबल शुरू हो जाती है उस समय हमारे पास कॉल आती है। फॉर एग्जांपल एक लेटेस्ट केस है जहाँ पे लड़की की मदर ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है एंड शी इज वांटिंग कि लड़की अपनी फ्लोर लेके अलग हो जाए घर वालों से, और वो नहीं चाहती कि वो सास के साथ। देखिए आधी प्रॉब्लम तब होती है जब लड़की की शादी के बाद हमारी जो माताएं हैं वो लड़की को नहीं छोड़ती। सुबह फोन आता है, खाना क्या खाया, सास ने बनाया तो या तुमने बनाया, पुरानी रोटी तो नहीं खाई, कपड़े तो नहीं, तो वो जब तक फोन, सी दे डोंट लीव देयर डॉटर इवन आफ्टर मैरिज। आई ऑलवेज एडवाइस पीपल कि जब शादी आपने कर दी है तो उसको छोड़ दो। सेम मैं मदर इन लॉ को भी बोलती हूँ कि जब शादी हुई है लड़के लड़की की, गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस, एटलीस्ट 2 साल अब उनको दो, बहू बेटे को टाइम स्पेंड करने के लिए, उनकी बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, गिव देम दिस स्पेस। तो लड़के की माँ भी नहीं समझती और लड़की की माँ भी नहीं समझती, तो ये हमारी माताओं को समझना पड़ेगा कि ये इसको अगर बचाना है अपने बेटे को और अपनी बेटी की शादी बचानी है तो थोड़ा 2 साल का छोड़ दो उसको, शादी हो गई तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती। तो रिसेंट जो केस है उसमें यही चल रहा है कि भाई तू अलग हो जा, तो उन्होंने मेरे पास अप्रोच किया कि क्या किया जाए, बिकॉज शी इज थ्रेटनिंग देम। तो बाय डिफॉल्ट उनको मैंने बोला कि आप बातों को रिकॉर्ड कर लो, तो उन्होंने सारी बातें रिकॉर्ड की हुई है। तो उनके पास सेफ्टी के लिए बहुत कुछ है, बात रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, उनकी फाइट की, उनकी एग्रेशन की, उनकी कॉन्वर्सेशन की सारी चीजें रिकॉर्ड है, मैसेजेस रिकॉर्ड है। तो आप एविडेंस के तौर पे मैसेजेस लिख रखिए। तो जब पुलिस वालों ने बुलाया तो दे हैड एवरीथिंग, एंड जब उन्होंने एलिगेशन लगाया तो उन्होंने लिखा दिया कि देखिए ये ज्यादा बोल रही है, मैं तो कम बोल रहा हूँ। तो कैमरे की फुटेज दिखा दी कि हम तो लाइक फॉर एग्जाम्पल शी सेड कि मेरी मदर इन लॉ ने आके मुझे मारा इस डेट में, लकली नीचे से कैमरा है, कैमरे से कोई ऊपर गया ही नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग भी थी। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपको हल्का सा भी लगे कि कुछ खटपट शुरू हो गई है, इट्स अ साइन ऑफ थ्रेट, इट्स अ रिस्क, तब आपको लग जाना चाहिए खतरा होने वाला है। पहली दूसरी बार में कोई अगर हंगामा है तो टेक दी प्रिकॉशन, बी वेरी केयरफुल। उस दिन से आप सावधान हो जाएं और बातों को एविडेंस के तौर पे रखना शुरू कर दें। यू शुड हैव ईच एंड एवरी एविडेंस विद यू टू प्रूव यू नॉट गिल्टी। क्योंकि देखिए अगर लड़की ने बोला है कि आपने इनको जलाने की कोशिश की, ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे को मेरी मदर ने जलाने की कोशिश की। अब पुलिस भी कोई ऐसे तो नहीं है कि आपने बोला उन्होंने सुन लिया, पुलिस बोले कि दिखाओ एविडेंस, कब जलाया, किसके सामने जलाया, यू नो। तो दे विल सी द बॉडी लैंग्वेज, पुलिस इज वेरी कोऑपरेटिव। तो सबसे बड़ी बात है कि आप डरिए मत। मैंने ऐसे भी पुरुष देखे मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने बोला कि मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं मेंटेनेंस किस बात की दूं, जिसको 125 में हम मेंटेनेंस लेते हैं कि भी हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो उसने पुलिस वाले को बोला कि भी मैं मेंटेनेंस किस बात की दूं, मेरा तो बच्चा भी नहीं है, मैं बच्चे को पालने की मेंटेनेंस तो नहीं दूंगा। एंड देन इट्स अ ईगो गेम। ही सेड
अगर मैं 50 लाख की एलिमनी दूंगा तो मैं 50 लाख खर्च करूंगा, हर केस लड़ूंगा, बट पैसे नहीं दूंगा. सो लाइक देन इट बिकम्स इको प्रॉब्लम. तो आई थिंक 50 लाख अगर वहां आप खर्च कर रहे हो, अगर आप प्यार से उसे डील करो, साइकोलॉजिकली डील करो, तो लड़की, ऐसे केसेस भी आए जहाँ पे लड़की ने मुझे अलग से फोन किया बोला मैम प्लीज आई वांट टू डिस्कस विद यू, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करने देना मतलब दे रहे हैं, तो आई वांट टू डिस्कस. तो वो उस काउंसलिंग वाले काउंटर से अलग से मेरे पास भाग के आई कि मुझे एक बार मिलना है, क्योंकि माँ बाप तो उसको पुश कर रहे हैं. मुझे समझ में आ गया माँ बाप इसलिए पुश कर रहे हैं कि 50 लाख की एलिमनी अगर आ गई तो घर में आएगी, वापस दहेज आ जाएगा, बट शी वांटेड टू वर्क हर मैरिज आउट. सो मैंने फिर पेरेंट्स को बोला आप रुकिए, मुझे जरा इनसे बात करने दीजिए. तो इस तरह के मतलब केसेस काफ़ी सारे होते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारे एविडेंस रखिए, डरिए मत, कीप योर हेड कूल एंड नो नीड टू बी वरी, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस होगा, इसको जाने दीजिए एंड फाइट द केस. अगर आप सही हैं तो मैम I strongly feel, because I happen to see the working of some of the advocates. प्रवीण जी, हालात ये हैं कि मियाँ बीवी राजी भी हो जाएं तो भी जो एडवोकेट्स होते हैं वो मिलने नहीं देते. वो उनको तो पता है. whatever she is talking is really meaningful and genuine, because दोनों वकीलों को अपनी फीस का मतलब होता है रोजी रोटी चलानी. यस. तो वो बात ये कही जाती है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे ये काजी, लेकिन वो काजी मिलने ही नहीं देते, वो इस पॉइंट पे ही नहीं आने देते कि भाई वो उनकी आपस में मुलाकात हो. वो ईगो को इन्फ्लेट करते हैं इधर भी उधर भी, और रिजल्ट ये रहता है पिस जाते हैं वो मियाँ बीवी और वो माँ बाप जो बीच में. सबसे ज्यादा सफर बच्चे होते हैं. हाँ, बच्चे, मैंने नहीं बोला सबसे ज्यादा. और लेडीज भी, विश आई नो वन कपल, यस, लड़का दारू पीता इज फाइन, वाइफ कोई लेट आती है ओके, मतलब शी इज आल्सो आउटगोइंग टाइप. बच्चा, वो हस्बैंड ने सवाल करा कहाँ गई थी तुम, जहाँ मर्जी जाऊँ मैं, ये रिकॉर्ड हो गया, आगे उसको भड़का दिया, फिर वो गुम हो गया, वीडियो कम एडिट हुआ वीडियो, जब उसने स्लैप करा लड़के ने वो वीडियो आ गया. तो इतनी टैक्टफुली वीडियो बनाया गया, वो एलिगेशन जो है सारा लड़के पे जा रहा, तू शराब पीता, वो सारा पोर्शन हो गया. तो क्या टाइम हुआ. अच्छा, देन एक वीडियो मैंने देखा, मतलब इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसका वीडियो देखा. कहाँ गई थी तुम, बोलती मैं तो 7 बजे घर आ रही थी. तो अपने फ्रेंड को वो फोन कर रही है, ये बता रही है कि मैं 11 बजे घर आई थी. दैट एविडेंस इज विद देम. हस्बैंड को कह रही है मैं 7 बजे आ गई थी. तो इस तरह की चीजें, इतनी लड़की इतनी चालाक हो गई हैं. और एक बड़ा, मैं यहाँ हमारे यहाँ काफी लोग आते हैं, एक जो बड़े प्राउडली दे मेंशन सिंगल मॉम, एक जो इंस्टाग्राम सिंगल मॉम, मैं इजीली पाल सकती हूँ, इतना ज्यादा वो कैरी करती हैं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप इतने सवाल उठा रहे हैं, और हम आपसे बार बार मिलना चाहेंगे, बिकॉज it is such a issue which needs to be addressed in a most balanced manner. क्योंकि Because देखिए the question is not that we being males we are supporting males. We say that it's a yes, society we have to say, because देखिए exactly. बच्चे, मैं लेडीज को बोलती हूँ कि what is the fault, काफी सारी लेडीज तो बच्चे को मिलने भी नहीं देती and they feel exactly. See, understand the torture which is the kids face. Yeah. Because I tell you one very मतलब trick in the sad example. I was at one of the class, 5 साल का बच्चा मेरे पास आके ऐसे ही बोलता है, जनरली बैठे हैं सब लोग डांस क्लास में आई वेटिंग करें, एंड लाइक किड्स आर वेरी इनोसेंट. आंटी आपको एक बात बताओ, मैंने कहा बोलो बेटा. कहता आंटी मेरे पापा का ना अफेयर चल रहा है, आपको पता है. ही सेड दिस टू मी. आई सेड हाउ डू यू नो, क्यों मम्मा ने बताया. नाउ आई एक्चुअली टुक टाइम टू फाइंड द मदर. आई सेड लुक, आपका 5 साल के बच्चा व्हाट इंप्रेशन इज कैरिंग अबाउट ए लाइफ, कि मेरे पापा का चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है किसी लेडी से. डिड यू टेल हिम? तो कहती क्यों. मैंने कहा आपने जो बताया, आपने तो बता दिया अपनी भड़ास निकालने के लिए, ठीक है,
बट सीधा आपने जो स्पॉइल किया इस बच्चे की 5 साल की उम्र को, कच्ची उम्र में आपने फीड कर दिया कि उसका बाप जो है खराब है, और अफेयर करना एक मतलब एक चीज है जो कि शायद उसको नहीं, उसकी उम्र है पढ़ने की, आगे खेलने की और हेल्दी चीजें देखने की। आपको और हस्बैंड का ही तो है ना प्रॉब्लम, तो आप उसको अलग रखो। तो लकली मैंने काफी पेरेंट्स को ऐसा हेल्प किया है कि भाई हैप्पी पेरेंट्स रहो, आप पेरेंटिंग इकट्ठे करो, आपके जो इश्यूज है एक दूसरे को उस पर मत डालो। तो आप हमेशा ये बोलो कि ठीक है, ही इज योर फादर, ट्रीट हिम एज अ फादर, बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड। आपस में जो आपकी लड़ाई है लड़ो, लेकिन बच्चे पे इसका असर मत पड़ने दो, क्योंकि 5 साल के बच्चे के पास 90% ब्रेन है, ही हैज गोइंग एवरीथिंग हेयर, जो हमारा ये ब्रेन है उसमें उसका स्टोर हो रहा है। और जब बच्चा 14 साल का होता है तो 10-12 साल जब टीन्स में आता है, तो 12 से लेके 16 की जो 10% बच्चे होते हैं ना, ट्रस्ट मी दैट इज द टाइम, उसमें या तो बच्चा ड्रग एडिक्टर बनेगा, या फिर वो वीक इंसान बनेगा, या फिर वो किसी भी तरह से लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ये हम कौन है? आई थिंक वी टुगेदर वुमेन टू बी ब्लेम्ड। इसलिए मैं हर किसी माँ को बोलती हूँ कि भाई आप एक परवरिश करने वाली औरत है, तो आप ऐसी चीजें ना करें, इक्वल अपने बच्चे को स्पॉइल ना करें, क्योंकि जो गलती हस्बैंड वाइफ की दोनों तरफ से देखिए गलती हो सकता है, हस्बैंड की ज्यादा गलती हो, एग्री, बट फिर आप एक माँ है, अगर हम बोलते हैं माँ सृष्टि चलाती है, माँ बच्चों को पालती है, तो एज ए पालने वाली जो सृष्टि की आप करता धरता है, आप बच्चे को बिल्कुल पॉजिटिव बनाइए। उसको ये बताइए कि फादर इज द फादर, ही इज योर ब्लड फादर, बायोलॉजिकल फादर, जो भी है वो मेरे लिए खराब है। अगर वो फादर, लेकिन सेम टाइम पे अगर वो फादर अपनी फादरली ड्यूटी कर रहा है, बच्चे की फीस दे रहा है, बच्चे का खाना दे रहा है, उसकी मंथली दे रहा है, देन आई थिंक द मदर शुड नॉट पेंट हिम ब्लू एंड व्हाइट। आई थिंक फिर वो अपनी ड्यूटी फादर की कर रहा है। हाँ, आपका हस्बैंड आपका खराब है, वो आपके लिए खराब है अगर फादर है, इट इज बोथ द साइड। तो वो उसी तरह मैं आदमी के लिए भी बोलूंगी, कभी ना बोले कि उसकी वाइफ खराब है, तुम्हारी माँ का ऐसा है। तो आई थिंक हमें बच्चों की ब्रिंगिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए करना है, बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव बॉर्न दैट चाइल्ड, वो आपकी ड्यूटी है। तो मेरा मेन जो कंसर्न था वो ये था कि सब करने का एक ही लक्ष्य था कि हम एक जो समाज की बात करते हैं, युवा पीढ़ी की बात करते हैं, वो हमें ठीक करनी है, और उसके लिए आई थिंक सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ बच्चों का सोच के इस पीड़ा को उठाया है कि एटलीस्ट जो चीजें गलत होंगी उसको हम ठीक करें और इसको समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कैसे कांटेक्ट करें आपको। yes. तो आप गूगल करके सिर्फ इतना ढूंढ लीजिए, इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड वीना गुप्ता, इससे आपको सारी मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है वीना गुप्ता सेल्फ डिफेंस के नाम से, सोशल मीडिया वीना गुप्ता के नाम से है। आपने मेरी शक्ल देख ही लिया, तो कहीं पे भी आप देखेंगे तो मेरा काफी टॉप सर्च में ऊपर आएगा, हर जगह आपको लिंक्डइन पे कहीं पे भी आपको मेरे बारे में, अगर नाम सीधा नाम मिले तो आप सिक्योरिटी वर्ड लिख दीजिएंगे, और वीना गुप्ता सिक्योरिटी या वीना गुप्ता शी टॉक्स, यू विल फाइंड मी इजीली, और नंबर आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो वीना जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज आपने आके हमारी ऑडियंस को जिस ढंग से अवेयर करवाया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही यूजफुल टॉक आपने दी है। रादर हम आपसे इजाजत इस बात की चाहेंगे कि इस तरह के विषयों पर हम गाए बगाए आपको अपने यहाँ इनवाइट करते रहेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि देयर आर ग्रुप ऑफ लेडीज जिसमें आपको बिठा के हम ग्रुप डिस्कशंस कराना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब लेडीज इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि वो मेरा भाई भी है, वो मेरा दोस्त भी है, क्योंकि आदमी पे मैंने जैसे बोला कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए पूरी लॉ है, पुलिस है, हम सब हैं, हम हैं, बट जो थोड़े से 20% भी पुरुष है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है एंड दे आर इनोसेंट, तो आई थिंक उसके लिए हम सब लोग मिलके उठ सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी के भाई हैं और किसी न किसी का रिश्ता है उनसे। बिल्कुल, आपकी बहुत बैलेंस अप्रोच को समझते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हम जल्दी ही एक ग्रुप डिस्कशन इस पे ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको प्रमुख वक्ता के तौर पर बुलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस अप्रोच नाइदर इन फेवर ऑफ फीमेल्स नॉर इन फेवर ऑफ मेल्स, but what is the right approach towards all such problems, वो हम इट्स बेसिकली देखिए सामाजिक मुद्दा है,
हमने Yes. किसी को ब्लेम नहीं किया, लेकिन सभी को पता है Yes. क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं, हो सकता है उन व्यूअर्स में से कुछ परसेंट लोगों के भाइयों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये Yes. केस चल रहा होगा। और कोर्ट में तो सभी को पता है कि केसेस 12-12 साल चलते हैं। Exactly. आदमियों की दूसरी शादी भी हो जाती है, आदमी बूढ़े हो जाते हैं, Yes. Yes. डेथ भी हो जाती है, फिर भी Yes. केस चलते रहते Yes. हैं। शाइनी अहूजा, हाँ, मेड- उसका वो- बताइए, वो- मेड ने उसका बताइए क्या उसकी- मेड उसका- जब तक पैसे मिल रहे थे शी वाज कंफर्टेबल, और कैरियर खराब हो उसका गया। कैरियर खत्म कर दिया Right. एकदम। तो ये बहुत सारे आई थिंक हमारा सामाजिक मुद्दा है, और Yes. मैं आप लोग का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया जी और मेरे जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।